नमस्कार। हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है और आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं अरबों का भारत पर आक्रमण या सिंध पर आक्रमण। तो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा अरबों का भारत पर आक्रमण। और भारत में कहाँ आक्रमण करेंगे? सिंध पे। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से देखने को मिलती है, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो सिंध पर अरबों ने जो आक्रमण कर रखा है, इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम आज इसमें जो बात करने वाले हैं, अपनी बात को जो शुरू करेंगे वो हम स्रोत से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला अगर स्रोत देखा जाए तो हमें जो है किताब देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है आपका चचनामा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो साहित्यिक जानकारी हमें इसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें चचनामा नामक किताब से हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके अरबी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके राइटर जो हैं किसने लिख रखा है, इसमें हमें किसी का उल्लेख देखने को नहीं मिलता, अर्थात किसी अज्ञात द्वारा ही आपका लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 में जब भारत पर आक्रमण किया, जब सिंध पर आक्रमण किया, तो उसी के एक सैनिक जो अज्ञात सैनिक था, उसका नाम हमें उल्लेखित देखने को नहीं मिलता है, उसी के द्वारा चचनामा लिखी गई है। और उसने जो ये चचनामा लिखी, ये अरबी भाषा में लिखा और बाद में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद देखने को हमें मिलता है और फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद देखने को मिलता है। तो अब अगर हम अपनी बात को शुरू करें तो पहली जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? चचनामा। तो चचनामा से हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे पहले इसकी जो भाषा है, ये किस भाषा में लिखा गया? अगर इसकी भाषा की बात करें तो ये भाषा जो है किस भाषा में है? अरबी भाषा में हमें देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर इसकी जो रचना इसने कर रखी है, लिखा किसने है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती, किसी अज्ञात सैनिक द्वारा ही लिखा गया। तो आप इसमें ये याद रख सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों में एक कोई सैनिक रहा होगा जिसने चच नामक किताब लिखी और किस भाषा में लिख रखी है? अरबी भाषा में। अब यहाँ पर जो है इसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इसका सबसे पहली बार जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद किया उसका नाम था U.M. दाऊद पोटा। तो U.M. दाऊद पोटा के द्वारा जो है इसका जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो हम ये जान रहे हैं कि अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा से देखने को मिलती है और चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया, इसका जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया U.M. दाऊद पोटा के द्वारा किया गया। फिर बाद में इसमें क्या होता है कि इसका जो फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद हमें देखने को मिलता है और फारसी भाषा में इसका अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम कूफी है। तो कूफी नामक इतिहासकार के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद आपका किया गया। तो ये पहला स्रोत था, पहला साहित्यिक स्रोत था जिसका नाम चचनामा था, जिससे हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। और ये जो है इसके बाद जो है हमें एक किताब और देखने को मिलती है जिसका नाम तारीख़ सिंध है। तो तारीख़ सिंध में भी दूसरी किताब है जिसका नाम क्या है? तारीख़ सिंध। किताब का नाम है तारीख़ सिंध। तारीख़ सिंध। अब तारीख़ सिंध की अगर बात करी जाए तो इसको लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम मीर मोहम्मद मासूम है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं कि इसकी जो रचना कर रखी है मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा की गई है। मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा इसकी रचना की गई है। अब लेकिन जैसे अगर हमने चचनामा की बात करी तो चचनामा में लिखने वाला जो था कोई अज्ञात सैनिक था। वो अज्ञात सैनिक जो रहा वो मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक बेड़ा का ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मीर मोहम्मद मासूम है उसने जो तारीख़ सिंध नामक जो किताब लिखी है ये लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में लिखी है। तो 1600 में इसकी आपकी रचना हुई, मीर मोहम्मद मासूम द्वारा की गई। और इस समय पे अगर देखा जाए
भारत में जो सत्ता है वो किसकी है, आपके मुगलों की सत्ता है। मुगल यहाँ पे शासन कर रहे हैं और मुगलों में भी जो राजा है इस समय पे वो कौन है, अकबर है। क्योंकि अकबर का शासनकाल अगर देखा जाए 1555 से लेकर 1605 तक वो शासन करता है। तो ये किताब लिखी गई है 1600 में। तो इसका मतलब ये है कि जब मीर मोहम्मद मासूम द्वारा तारीख सिंध लिखी गई उस समय जो राजा था वो कौन था, अकबर। तो आप ये कह सकते हो अकबर के शासनकाल में ही तारीख सिंध नामक किताब मीर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। और ये याद रखना इसमें भी हमें अरबों के द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किए हैं इसकी जानकारी देखने को मिलती है। तो अभी हम जो है अरबों के आक्रमण को पढ़ रहे हैं भारत में। हमने सबसे पहले ये जाना कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है। हमें इसकी जो जानकारी है केवल साहित्यिक माध्यम से ही हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। उसमें भी अगर देखा जाए तो पहली किताब जिसका नाम चचनामा है वो अरबी भाषा में लिखा गया। इसके किसी भी राइटर का नाम उल्लेखित नहीं देखने को मिलता है। और यहीं पर इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद UM दाऊद पोटा के द्वारा किया गया। और इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया, कूफी के द्वारा किया गया। तो पहली किताब चचनामा। और दूसरा साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो जो तारीख ए सिंध है उसमें हमें जानकारी देखने को मिलती है। और ये तारीख जो सिंध है ये मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई। और मीर मोहम्मद मासूम जो था अकबर के शासनकाल में ये इसे लिखता है। और कब लिखी गई है, 1600 ईस्वी में। ठीक, ये दो साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें ये जानकारी देखने को मिलती है कि भारत पे या सिंध पे जो है वो अरबों ने आक्रमण किया। अब इसके बाद जो है ये तो जानकारी स्रोत होगी। अब अगर इसमें बात करी जाए तो 712 में जो है अरबी लोग भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए यह जो था अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। अर्थात ये भारत से पहले भी संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन किस माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। अगर देखा जाए तो ये लोग जो हैं इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये मालाबार तट आपका कहलाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके कौन है, अरबी लोग हैं, तो अरब है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत के मालाबार जो तट है या भारत से जो है व्यापार कर रहे हैं। और किस तट से कर रहे हैं, अगर देखा जाए किस तट से कर रहे हैं, आपके मालाबार तट से। अब यहीं पर क्या होता है कि ये जब यहाँ पर व्यापार कर रहे होते हैं तो, लेकिन जब 712 में इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर दोबारा आए, तो यहाँ पर कुछ नया देखने को हमें मिलता है। इसे इस तरीके से समझना कि जो अरबी लोग हैं उनका भारत के साथ ये पहला संपर्क नहीं था। अर्थात 712 में पहली बार ये भारत में आपके नहीं आए थे, इससे पहले भी ये भारत से संपर्क बनाए हुए थे और व्यापार के माध्यम से ही ये आपका संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन इस बार अगर हम नए की बात करें, इस बार नया हमें जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि ये व्यापार के लिए तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने इस्लाम धर्म का प्रचार के लिए आ रहे हैं। और भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति में भी आना चाहते हैं, या आप कह सकते हो कि भारतीय राजनीति का विस्तार भी ये करना चाहते थे। तो इस समय पे इनका ये लक्ष्य था। ठीक, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से समझना कि ये लोग जो थे 712 में ही पहली बार भारत से संपर्क बनाए नहीं थे। इसका मतलब ये भारत से पहले भी संपर्क बनाए हुए थे। किस माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। ये क्या कर रहे, भारत से क्या कर रहे, व्यापार कर रहे। और भारत में कहाँ पर व्यापार कर रहे, दक्षिण भारत में मालाबार तट पर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इस बार इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, इस बार इनका जो लक्ष्य था व्यापार तो था ही था, भारत से पैसा लेना तो था ही था, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अपने धर्म का प्रचार करना यहाँ पर चाहते थे, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार यहाँ पर ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति का भी क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। तो आप कह सकते हो कि व्यापार के साथ धर्म और राजनीति पर भी आना चाहते थे कौन, आपके अरबी लोग। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और आक्रमण कब करते हैं, 712 ईस्वी में। हम आगे इसे डिटेल में समझेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कहाँ कहाँ पर अपने अभियान भेजे गए। तो ये इस तरीके से जो था इनका ये यहाँ पर आक्रमण करने का उद्देश्य था। अब अगर देखा जाए इन्होंने जो था भारत में सबसे पहली बार आक्रमण कब किया, तो सबसे पहला इन्होंने जो आक्रमण किया था ये 636 ईस्वी में किया था। तो जो अरबी लोग हैं इन्होंने भारत में सबसे सफल आक्रमण तो 712 में ही किया, लेकिन इससे पहले भी ये
आक्रमण कर चुके थे जिसमें इन्हें असफलता देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो था वो 636 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। इस समय पर यहाँ का जो खलीफा था वो कौन था, उमर था। तो आपको केवल अभी हम जो है खलीफा का नाम ही इसमें पढ़ेंगे। जब हम इस्लाम धर्म के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो उसमें जो खलीफा हुए हैं, खलीफा यानी कि जो पैगंबर साहब के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी रहे उन्हीं को खलीफा नाम से आपका जाना जाता है। तो अभी हम खलीफा का नाम केवल यहाँ पे उमर रखेंगे, उमर याद रखेंगे। इनका जो आपके खलीफा के पद पे रहे ये 634 से लेकर 634 से लेकर 644 तक ये अपने पद पर रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 634 से लेकर 644 तक खलीफा के पद में रहते हैं। इन्हीं के यहाँ पर खलीफा पद पर रहते हुए भारत में जो है आक्रमण किया गया। और आक्रमण जो हुआ ये बॉम्बे जो है वहाँ पे जो थाना है, थाने नामक जगह पर ये आक्रमण किया गया और ये आक्रमण इनका क्या हो जाता है, आपका असफल हो गया। तो ये एक क्या था, असफल आक्रमण था। कब किया गया, 636 ईस्वी में किया गया। उस समय पे इनका खलीफा कौन था, उमर था। यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये अभियान इनका असफल रहा। अगर देखा जाए असफल होने का कारण अगर देखा जाए, इस समय पे भारत पे जो शासन कर रहे हैं, एक आपका हर्षवर्धन शासन कर रहा है और दूसरा इसमें पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा है। पुलकेशिन द्वितीय भी जो है वो क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। ये चालुक्य वंश का और ये हर्षवर्धन जो है अगर देखा जाए तो ये इस समय पर आपके कन्नौज पे शासन कर रहा है। आप इसको इस तरीके से समझना कि 636 में इन्होंने अरबों ने भारत पे पहली बार थाने पर आक्रमण किया, लेकिन ये एक आपका क्या था, असफल आक्रमण था। असफल रहने का जो मुख्य कारण था वो भारत पे दो प्रमुख राजा, एक आपके हर्षवर्धन, दूसरा इस पर देखी जाए तो पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय का एक ऐहोल अभिलेख है जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। उस अभिलेख की अगर हम बात करें तो उस अभिलेख के अनुसार ये था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय आपस में शत्रु थे, अर्थात इनका एक युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हो चुका था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो था उसकी इसमें विजय हुई थी। अब यहाँ पर देखा जाए ये इस समय आपसी शत्रु तो है ही हैं, लेकिन जब भारत में किसी बाह्य द्वारा आक्रमण किया गया तब ये दोनों एक हो जाते हैं, एक साथ इसका सामना करते हैं। तो इस तरीके से जो था पहला आक्रमण इनका क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 647 में दूसरे बार यहाँ पर अरबों का आक्रमण देखने को मिलता है। इस समय पे जो खलीफा है, खलीफा कौन है, उस्मान हमें देखने को मिलेंगे। इनका टाइम पीरियड भी अगर याद रखना चाहो तो 644 से लेकर 656 तक का शासनकाल या खलीफा के पद में ये रहते हैं। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और ये आक्रमण भी जो है इनका क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो प्रारंभ में दो आक्रमण किए, दोनों के दोनों आक्रमण यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो प्रारंभ में दो आक्रमण असफल हुए। कहा जाता है कि जब 8वीं सदी के प्रथम दशक में, अगर 8वीं सदी की बात करें तो प्रथम दशक में जो था इब्न अल हरी अल के द्वारा भी जो था सिंध के मकरान पर जो है आक्रमण किया गया और यही जो था इनके सिंध विजय का मार्ग खोले हुए था। तो कहने का मतलब था यहीं से इनको मौका मिल गया कि ये सिंध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आक्रमण जो है आपको सबसे पहले याद करनी चाहिए। तो सबसे पहला 636, उसके बाद 647 और 8वीं सदी के प्रथम दशक की अगर बात करें तो इब्न अल हरी अल के द्वारा भी यहाँ पर मकरान पर आक्रमण किया गया, जिसके द्वारा ही जो है मार्ग खुला किस पे, सिंध पे आक्रमण करने का। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब 712 में जो आक्रमण हो रहा है उसका जो तात्कालीन कारण रहा उस पर बात करते हैं। ठीक, कारण बहुत सारा देखने को मिलते हैं लेकिन हम तात्कालिक कारण को समझते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में इस समय पे जो था, यहाँ इस वाले क्षेत्र पे जो था वो कौन शासन कर रहा है, आपका दाहिर शासन कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दाहिर जो है वो आपका इसमें ब्राह्मण वंश का एक आपका राजा था। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो दाहिर है वो ब्राह्मण वंश का शासक था और ब्राह्मण वंश की जो स्थापना की थी उन्हीं के पिता, जिसका नाम चाच था,
चाच के द्वारा की जाती है। हम इसे अभी आगे चल के दोबारा से देखेंगे। अभी आप केवल इसमें इतना समझना, यहाँ पे दाहिर जो है शासन कर रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका अरब हो गया, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका श्रीलंका हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि श्रीलंका से जो था अरब के लिए एक जहाजी बेड़ा जा रहा था, जिसमें बहुत सारा उपहार श्रीलंका के द्वारा अरबों को आपका दिया जा रहा था। ये क्या होता है, ये इस समय पे जो सिंध पे जो राजा था दाहिर, वो शासन कर रहा था। तो उसी के शासनकाल में यहाँ पर ये जो जहाजी बेड़ा था वो लूट लिया जाता है, और ये जहाजी बेड़ा जो लूट लिया जाता है तो अब जो है अरबी लोगों को यहाँ पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। अब किस तरीके से, उसको फिर से समझिए। मैंने आपसे कहा कि भारत में जो सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो शासन कर रहा है वो कौन शासन कर रहा है, आपका दाहिर शासन कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये आपका श्रीलंका वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका अरब वाला क्षेत्र है। और खास कर देखा जाए तो उस समय पे यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो आपका शासन करने वाले सीरिया के उमैदी वंश के खलीफा शासन कर रहे थे। तो सीरिया के उमैदी वंश के जो खलीफा हैं, जिसका नाम अल वालिद था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खलीफा का नाम क्या है, अल वालिद। तो अल वालिद यहाँ पे खलीफा रहेंगे। और अल वालिद का जो इस समय पर हमें गवर्नर देखने को मिलता है, इसका नाम क्या था, आपका अल हज्जाज था। तो अल हज्जाज कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। इस तरीके से इसे याद रखना। देखिए, भारत में दाहिर और श्रीलंका से एक जहाजी बेड़ा भी जाने वाला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, जो सीरिया है, यहाँ पर उमैदी वंश के खलीफा शासन कर रहे हैं। और उमैदी खलीफा में भी कौन था, अल वालिद खलीफा था। अल वालिद ने अपना गवर्नर किसे नियुक्त किया था, अल हज्जाज को अपना गवर्नर यहाँ पर नियुक्त कर रखा है। अब इसको इस तरीके से समझना, जब श्रीलंका से जहाजी बेड़ा सीरिया की तरफ यानी कि अरब की तरफ जा रहा था, तो उसे आपके दाहिर के क्षेत्र में लूट लिया जाता है। अब जब दाहिर के क्षेत्र में इसको लूट लिया जाता है, तो यहाँ पर जो गवर्नर है, जिसे हम अल हज्जाज के नाम से जानते हैं, तो अल हज्जाज ने दाहिर के पास संदेश पहुंचाया कि उसके क्षेत्र में उसके जहाजी बेड़े को लूट लिया गया है, वो उसको क्या कर दे, वापस कर दे। ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो दाहिर का जो जवाब जाता है वो उससे थोड़ा क्रोधित हो गया। तो दाहिर द्वारा कहा गया कि जहाँ पर ये जहाजी बेड़ा लूटा गया है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अर्थात वो इस लूट के धन को देने में क्या है, आपका असमर्थ है। तो ये बात जो है किसको पसंद नहीं आई, अल हज्जाज को पसंद नहीं आती है। तो अल हज्जाज इसी वजह से जो है अपना अभियान शुरू करता है, और अभियान का नेतृत्व जो है मोहम्मद बिन कासिम, जो उसका दामाद है, उसके हाथों में आता है। और 712 में वो यहाँ पर आक्रमण करेगा, और यहाँ पर विजय प्राप्त होती है उसे 712 में। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब, श्रीलंका का जहाजी बेड़ा जो था दाहिर के क्षेत्र में लूटा गया, अल हज्जाज जो था उसको वापस पाना चाहता था, दाहिर ने साफ साफ मना कर दिया, उसने कहा ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस वजह से अल हज्जाज के द्वारा क्या किया जाता है, एक अभियान आपका भेजा जाता है। अब उसमें कौन कौन सेनापति नियुक्ति किए गए, हम उसकी बात आगे करते हैं। तो ये जो था एक तात्कालीन कारण था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, तात्कालीन कारण तो हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविक कारण की अगर बात की जाए तो वास्तविक कारण इनका जो था, भारत से धन प्राप्त करना, और साथ ही साथ जो यहाँ पर देखा जाए अपने धर्म का यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी जो था इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन तात्कालीन कारण जो था वो यही था कि सिंध वाले क्षेत्र में एक जहाजी बेड़ा लूटा गया, इसी का बदला लेने के लिए अब यहाँ पर अरब जो है वो क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक। अब हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत का, में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये आपका अरबों का भारत पर आक्रमण चल रहा है। इस पर देखा जाए तो हमने सबसे पहले इसके जानकारी के स्रोत पढ़े, और जानकारी के स्रोत में अगर देखा जाए तो केवल साहित्यिक स्रोत ही हमें देखने को मिलते हैं। और साहित्यिक स्रोत में पहली किताब, जिसे हम चचनामा के नाम से जानते हैं, ये अरबी भाषा में लिखा गया है किसी अज्ञात राइटर के द्वारा, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम किस एक सैनिक, कोई अज्ञात सैनिक था, उसके द्वारा ये चचनामा लिखी गई है, जो अरबी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद यूएम दाऊदपोटा के द्वारा किया गया, और बाद में इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो कूफी द्वारा किया जाता है। दूसरा साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो हमें इसमें तारीख सिंध नामक किताब से भी हमें जो है अरबी आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है, जो मीर मोहम्मद माशूक के
द्वारा लिखी गई है और ये 1600 ईस्वी के आसपास में लिखा गया है। इस समय पे भारत में आपके मुगल सत्ता थी और राजा देखा जाए तो कौन था, आपका अकबर था। इसके बाद हमने ये जाना कि 712 जो था ये इनका पहला संपर्क नहीं था, भारत में पहली बार ये नहीं आए हुए थे, इससे पहले भी ये भारत से संपर्क बनाए हुए थे। किस माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। लेकिन इस बार नया क्या था? ये नया ये था कि ये व्यापार के साथ साथ जो है अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो राजनीतिक जो विस्तार है वो भारत में करना चाहते थे। आप ये कह सकते हो कि राजनीतिक विस्तार का लक्ष्य भी जो था इनका भारत में आने का था। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इन्होंने इससे पहले भी जो है कुछ असफल आक्रमण किए हैं। पहला असफल आक्रमण 636 में किया गया। इस समय पे खलीफा उमर है और इन्होंने मुंबई के थाने पर आक्रमण किया और ये जो अभियान है इनका जो आक्रमण है ये आपका असफल हो जाता है। और इस समय पे भारत पे जो शासन कर रहे हैं वो हर्षवर्धन और कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है। इसके बाद अगर देखा जाए 647 में दूसरे बार पुनः इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इस समय पे खलीफा उस्मान थे और ये आक्रमण भी क्या हो जाता है? इनका असफल हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम तात्कालीन कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण क्या था कि श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था सीरिया यानी कि अरब की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर जो है दाहिर के क्षेत्र में से लूट लिया जाता है। ये जहाजी बेड़ा श्रीलंका के द्वारा किसको दिया जा रहा था? आपके खलीफा जिसका नाम अल-वालिद था। अब यानी कि इसे यहाँ पर लूट लिया जाता है तो दाहिर से ये मांगता है कौन? अल-हज्जाज जो यहाँ का गवर्नर है। तो यहाँ पर दाहिर जो है वो साफ साफ देने से क्या कर देता? मना कर देता। वो कहता है कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वो क्षेत्र और वो इस धन को देने में असमर्थ है। ये बात अल-हज्जाज को पसंद नहीं आई तो अल-हज्जाज ने क्या किया? अपने सेनापति यहाँ पर नियुक्त किए। अभी तो हम सफल जो सेनापति है जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है उसी का नाम लेंगे। उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया और वो इस अभियान में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। ठीक। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो जो अल-हज्जाज था, अल-हज्जाज ने क्या किया? सबसे पहले अगर हम अल-हज्जाज की बात करें तो अल-हज्जाज ने 2 सेनापति पहले नियुक्त करे, यानी कि 711 के आसपास में। कई किताबों में ऐसा दे रखा है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण 711 में किया और कई किताबों में 712 लिखने को मिलता है। अब उसका कारण क्या है उसको आप समझना, क्योंकि जब अल-हज्जाज जब भारत में अभियान भेजता है तो सबसे पहले वो उबैदुद्दौला को भेजता है। तो इसमें जो है आपका उबैदुद्दौला जो है सबसे पहला सेनापति था जो उसने भारत पर भेजा। साथ ही साथ इसमें जो है दूसरा सेनापति जिसका नाम हमें वर्दुल देखने को मिलता है, ये दोनों मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पर आ चुके थे। अब कई लोग ये लिखते हैं कि ये दोनों के दोनों असफल हो जाते हैं, इस वजह से कई लोगों ने यहाँ पर 711 तारीख आपकी दे रखी है। लेकिन जब जो है ये 2 असफल हो जाते हैं तो इसके बाद जो है अल-हज्जाज जो है उसका जो दामाद था वो 17 वर्षीय जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम इसकी आपकी नियुक्ति कर देता है। इसको जो है वो सेना की कमान देकर भारत में भेजता है और ये यहाँ पर आपका सफल भी हो जाएगा। तो ये अल-हज्जाज का दामाद भी है और इसकी उम्र केवल महज आपके 17 वर्ष है। तो ये यहाँ पर आता है और ये बड़ी आसानी से सिंध वाले क्षेत्र को जीत जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आक्रमण है वो कब होता है? 712। तो कई अगर आपके एग्जाम में आए तो भारत पर अरबों का जो आक्रमण है वो कब हुआ? 712 में, एक सफल आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। अब हम क्या करते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इसके जो अभियान है इन अभियानों को एक क्रम में पढ़ लेते हैं। अब हमें इसमें केवल यही याद नहीं रखना है कि 712 में ये भारत में आया, सिंध वाले क्षेत्र में आया, राबौर के युद्ध में इसने दाहिर को परास्त कर दिया और उसके बाद सिंध वाला क्षेत्र इसके हाथों में आ जाता है तो इसको गवर्नर आपका नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक। अब हम सबसे पहले इसके अभियानों पे डिटेल में चर्चा करते हैं। ये याद रखना कि मोहम्मद बिन जो कासिम है, कासिम के अभियान पढ़ते हैं। कासिम के अभियान तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसने जो पहला अपना अभियान भेजा था वो कहाँ भेजा था? देवल पे भेजा था, यानी कि क्षेत्र है देवल, या इसे हम देवल बंदरगाह के नाम से जानते हैं या इसे आपके दाभोल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगर किताब में दाभोल भी लिखा हुआ है तो वो आपका एक ही नाम है, किसका? देवल का।
तो इसका पहला जो अभियान होता है वो कहाँ पर होता है, आपका देवल पर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सबसे पहला अभियान कहाँ पर भेजा गया, देवल पर। और ये वही देवल है जहाँ पर ये सबसे पहली बार जजिया कर लगाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में जजिया कर लाने वाला जो व्यक्ति है वो मोहम्मद बिन कासिमी है। वो 712 में जजिया कर को लेके आया है और उसके बाद 1720 के आसपास में यहाँ पर मोहम्मद रंगीला जो था उसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त होता है। तो जजिया कर जो टॉपिक है इससे हम एक अलग से क्लास में देखेंगे, हम इसे अलग से पूरा कंप्लीट एक ही बार में पढ़ लेंगे। ये एक गैर मुस्लिम कर होता है, एक धार्मिक कर है, गैर मुस्लिम कर है। ये कौन लेके आया, आपके मोहम्मद बिन कासिम, और कहाँ पे लगा दिया, आपके देवल बंदरगाह में। ठीक, इसको हम आगे अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अभियान आपको समझ में आया होगा कि इसने देवल पे किया और यहीं पर इसने क्या था, जजिया कर आपका लगाता है। अब इसके बाद ये क्या करता है, अपना जो दूसरा अभियान ये भेजता है, ये नीरून की तरफ भेजता है। एक जो है सिंध में ही है, नीरून हो गया, सहवान हो गया और सीसम हो गया, सीसम। तो इन जगहों पर इसके बाद देवल के बाद ये इन जगहों पर अभियान भेजेगा। कहाँ कहाँ पर, नीरून में, सहवान में और कहाँ पर, आपके शीशम में। और इस समय पर अगर देखा जाए जो सहवान था यहाँ का राजा कौन था, बजहरा था। ये बजहरा जो है ये दाहिर का चचेरा भाई था, अर्थात दाहिर के चचेरा भाई सहवान में शासन कर रहा था। यहाँ पर भी इसने अभियान किया, पहला अभियान देवल में, उसके बाद इसने दूसरा अभियान नीरून, सहवान और शीशम में इसका दूसरा अभियान देखने को मिलता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीसरा अभियान है जिसे हम आपके राबर का युद्ध या इसे हम राबौर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये तो आपको तारीख के साथ याद रखना है कि 20 जून 712 में यह आक्रमण हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है क्योंकि इसी में दाहिर आपका मारा जाता है। देखिए इस तरीके से समझना कि यहाँ पर जो था सबसे पहला, ये कौन से वंश का है, ब्राह्मण वंश का आपका शासक है, कौन, दाहिर। ब्राह्मण वंश की जो स्थापना कर रखी है वो किसके द्वारा, चाच के द्वारा की गई है। और इसी चाच का बेटा था जिसका नाम क्या था, दाहिर। तो ये कह सकते हैं कि चाच का पुत्र जिसका नाम दाहिर हमें देखने को मिलता है वो इस समय पे सिंध का क्या है, राजा है। अब यहाँ पर कासिम के द्वारा जब राबर पर आक्रमण किया गया तो ये इस युद्ध को लड़ते हुए मारा जाता है, अर्थात दाहिर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब जब दाहिर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसकी एक पत्नी जिसका नाम रानी बाई देखने को मिलता है। इसकी दो पत्नियां हैं, एक लाडो देवी और एक रानी बाई। तो रानी बाई जो है वो नेतृत्व संभाल लेती है। दाहिर की मृत्यु के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसमें दाहिर की मृत्यु हो जाती है। तो दाहिर की मृत्यु के बाद रानी बाई ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। जब उसको लगा कि वो अब इसका सामना नहीं कर पाएगी, कासिम की सेना का सामना नहीं कर पाएगी, तो उसने क्या किया, यहाँ पर जौहर ले लिया। तो ये आपको याद रखना है। मध्यकालीन भारत में अगर कोई महिला सती हुई है या किसी ने जौहर ले रखा है तो वो कौन है, रानी बाई है। तो आप कह सकते हो कि मध्यकालीन भारत में पहली बार हमें सती प्रथा की जानकारी देखने को यहीं से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रानी बाई भी मारी जाती है। अब इसके बाद जो था, ये जो अभियान भेजेगा, चौथा अभियान जो है ये ब्राह्मणवाद में भेजेगा। तो इसके बाद जो चौथा अभियान था इसका वो कौन सा था, ब्राह्मणवाद में था। और इस समय पे यहाँ को जो राजा था इसका नाम क्या था, जयसिंह। ये जयसिंह जो था दाहिर का बेटा था। तो दाहिर का बेटा जो जयसिंह था ये ब्राह्मणवाद में शासन कर रहा था। और यहाँ पर देखा जाए तो ये व्यक्ति जो है ज़्यादा देर तक कासिम से नहीं लड़ पाता है और उसके बाद ये इसकी जब हार होती है तो ये क्या करता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। आप ये कह सकते हो कि इसने कासिम की जो है अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और इसके बाद जो कासिम है अपना अभियान जो है वो अलौर पे लेके जाएगा। अब अलौर जो क्षेत्र पड़ेगा ये देखा जाए तो ये राजधानी है किसकी, सिंध की। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी, दाहिर की राजधानी जो थी वो आपके अलौर पर थी। और यहीं पर जो है इसने आपका आक्रमण किया और इसके आक्रमण के बाद ये कह सकते हो कि सिंध जो है पूरी तरीके से अब इसके हाथों में आ गया। अब भले ही इसका जो है सिक्का का अभियान रहेगा, मुल्तान का अभियान रहेंगे, दो अभियान इसके और यहाँ पर रहेंगे, एक साथ ही अभियान करेगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इसने सिंध वाले क्षेत्र को राजधानी प्राप्त करते ही पूरा कब्जे में ले लिया। अब इसके बाद देखा जाए तो इसका छठा
जो आक्रमण करता है ये सिंध में ही सिक्का नामक जगह है, और साथ ही साथ दूसरी जगह है जिसे मुल्तान के नाम से जाना जाता है। मुल्तान और दूसरा कौन सा हो गया, सिक्का। इसमें इसने अपना अभियान भेजा। यहाँ पर सिक्का में जो भी सरदार थे इन्होंने तो बिना लड़े हुए अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर मुल्तान पर ये जब आक्रमण करता है, यहाँ से ये बहुत सारा सोना लेके आता है, बहुत सारा सोना इसे देखने को मिलता है। इसी वजह से ये मुल्तान को एक नाम देता है, सोने का नगर, सोने का नगर, या इसी को हम जो है किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं। ये नाम किसने रखा, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कासिम ने मुल्तान को एक नाम दिया, क्या नाम दिया, स्वर्ण नगर। तो निम्न में से स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है, मुल्तान को, और ये नाम देने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। और यही वो अभियान था जो इसका आखिरी अभियान था। तो आपको ये इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि कासिम का ये कौन सा अभियान था, अंतिम अभियान था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि जो कासिम है, कासिम का जो पहला अभियान है वो कहाँ पर था, देवल पे, और इसने वहीं पर क्या लगा रखा, जजिया कर। और इसका जो अंतिम अभियान जो देखने को मिलता है वो कहाँ का है, मुल्तान का, और मुल्तान को ही इसने जो नाम दिया ये क्या दे रखा है, स्वर्णनगर। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से मोहम्मद बिन जो कासिम है वो क्या करता है, वो इस क्षेत्र को जीत जाता है, सिंध वाले क्षेत्र को जीत जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका जो पहला गवर्नर आप कह सकते हो सिंध में जो रहा वो यही है। इसके बाद जुनैद आएगा, इसके बाद हबीब होगा, ये हम कल वाली क्लास में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए जैसे इसने सिंध पर अधिकार किया, अब यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण होते हैं इन सभी को अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब कि सभी को उच्च पद देना इसने प्रारंभ कर दिया। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम दूसरी क्लास में देखेंगे कि यहाँ पर जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम है उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि इसमें दो मत प्रचलित हैं, इसकी मृत्यु कैसे होती है हम ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया, भारत पे क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं और अरब में क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो हम कल वाली क्लास में देखेंगे। तो अब आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा, एक बार मैं इसे हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ ऊपर से। तो सबसे पहला देखा जाए, पहला ही टॉपिक है आपके अरबों का भारत पर आक्रमण। तो इसमें देखा जाए तो हम इसमें जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं कि हमें जानकारी कहाँ से देखने को मिलती है। तो जानकारी का स्रोत जो सबसे पहला है वो क्या है, चचनामा है। तो चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है, कोई राइटर का नाम देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि जो कासिम था, कासिम का ही कोई सैनिक था, उसी सैनिक के द्वारा ये लिखा गया। लेकिन बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद यूएम दाऊद पोटक के द्वारा किया गया और फारसी में अनुवाद कूफी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा इसमें देखा जाए तो दूसरा साहित्यिक स्रोत है जिसे तारीख सिंध के नाम से जाना जाता है। और तारीख सिंध जो लिख रखी है मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई, 1600 ईस्वी में लिखा गया। इस समय पे मुगलों का शासन था, मुगलों में जो राजा था इसका नाम क्या था, अकबर। तो तारीख सिंध अकबर के समय पे मीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो कासिम द्वारा जो आक्रमण किया गया ये आपका पहला संपर्क नहीं था अरबों का। इससे पहले भी ये यहाँ पर आते थे, किस कारण से आते थे, व्यापार के लिए। अब यहाँ पर नया जो हमें इस समय पे 712 में जो नया देखने को मिलता है वो ये था कि व्यापार के साथ साथ ये इस्लाम धर्म का प्रचार यहाँ पे करना चाह रहे थे, और साथ ही साथ भारत की राजनीति का विस्तार करना भी इनका एक लक्ष्य था, किसका, अरबों का। इसके बाद हमने देखा कि इन्होंने भारत में 712 से पहले भी असफल आक्रमण किए। उन असफल आक्रमणों में सबसे पहला असफल आक्रमण कौन सा था, 636 में। 636 में इन्होंने आक्रमण किया। खलीफा इस समय पे उमर था। मुंबई के थाने पर आक्रमण करते हैं जो असफल होता है। असफल करने वाले हर्षवर्धन और कौन के, पुलकेशिन द्वितीय। इस समय पे दो जो राजा हैं शासन कर रहे हैं, चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय और कन्नौज में वर्धन वंश में हमें कौन देखने को मिलेगा, आपका हर्षवर्धन। इसके बाद अगर देखा जाए तो 647 में भी एक आक्रमण हुआ। इस समय पे खलीफा कौन था, उस्मान था। यह आक्रमण भी क्या हो जाता है, इनका असफल हो जाता है। फिर इसके बाद जो था, हमने तात्कालीन कारण की बात करी कि 712 में इन्होंने आक्रमण क्यों किया। उसका कारण हमने समझा कि श्रीलंका से जो उपहार है वो सीरिया में जो उम्मेदी खलीफा है
अल वालिद के पास जा रहा था। अल वालिद का गवर्नर अल हज्जाज हो गया और सिंध में राजा कौन है इस समय पे? दाहिर है। तो दाहिर के क्षेत्र में उस जहाजी बेड़े को लूट लिया जाता है और यहीं पर अल हज्जाज जो है अपना संदेश पहुंचाता है दाहिर के पास में कि उसके द्वारा लूटा गया या उसके क्षेत्र में लूटा गया जो भी आपका धन है ये उसको लौटा दिया जाए। लेकिन दाहिर ने ये कहकर मना कर दिया कि ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और वो इस धन को देने में असमर्थ है। तो ये बात किसको पसंद नहीं आती? अल हज्जाज को। इसीलिए वो अपने गवर्नरों की नियुक्ति करता है, अपने सेनापति सैन्य अभियान यहाँ पे भेजेगा। सबसे पहले इसमें उबैदुल्ला हो गया, उसके बाद वर्दुल हो गया। ये दोनों के दोनों असफल हो जाते हैं। सफल जो होता है उसी का दामाद जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर 712 में सफल अभियान पे आएगा। अभियानों की अगर बात कर दी जाए तो कासिम द्वारा जो अभियान भेजे गए उन अभियानों में सबसे पहला अभियान तो कौन सा था? देवल का अभियान था। ये देवल बंदरगाह था जिसे दोभाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, दाभोल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी में इसने पहला अभियान भेजा और यहीं पर ये विजय जब प्राप्त करता है तो इन देवल वासियों पे वो क्या करता है? जजिया कर लगा देता है। तो भारत में जजिया कर पहली बार हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखा जाए इसने अभियान जो भेजा नीरून में भेजा, सहवान भेजा, शीशम में इसने अपना अभियान भेजा। और इस समय पर अगर देखा जाए सहवान में दाहिर का चचेरा भाई जिसका नाम बजहरा था वो यहाँ पे शासन कर रहा था। इसके बाद रावर का युद्ध होता है 20 जून 712 में और यहाँ पर देखा जाए तो दाहिर की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई जो है सेना की कमान ले लेती है और उसे लगता है कि अब वो कासिम से नहीं जीत पाएगी। इस वजह से वो क्या कर लेती है? जौहर अपना लेती है, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि उसके बाद चौथा जो अभियान है इसने ब्राह्मणाबाद पे भेजा, जहाँ पर उसका बेटा दाहिर का बेटा जो था वो जयसिंह था, यहाँ पे शासन कर रहा था। उसने कासिम का सामना किया लेकिन वो अंततः हार जाता है और बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक, इसके बाद इसने दाहिर की जो राजधानी थी अलौर जो राजधानी थी यहाँ पर आक्रमण किया, इसको भी जीत लिया। और अंतिम अभियान जो था इसने पहले सिक्का पर आक्रमण किया, उसके बाद इसने मुल्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है और मुल्तान से इसे इतना सारा सोना मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम इसे सोने का नगर या स्वर्ण नगर की संज्ञा दे देता है। तो मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान में देखने को मिलता है वो कौन सा है? मुल्तान। पहला देवल, अंतिम कौन सा हो जाएगा? आपका मुल्तान। तो ये हमने जो था पहले पार्ट में हमने इतना पढ़ा। इसमें एक क्लास की और गुंजाइश हमें देखने को मिलती है कि कासिम की मृत्यु कैसे होती है और साथ ही साथ भारत में क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं आपके अरबों की। तो हम आज की क्लास में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।